हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आप सबका द के नंदन अकेडमी में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे MJPRU यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड का सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे कि मतलब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे और उसमें क्या क्या उसमें रहेगा। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या रहता है कि अगर एक बार हमको जो सिलेबस पता चल जाता है ना कि इसमें क्या क्या आ रहा है और क्या क्या हमें इसमें करना है, तो जो अंदर का जो कंटेंट है फिर वो हमारे लिए काफ़ी इजी रह जाता है ना। और इसमें जो है हम ओवरव्यू के साथ साथ मैं इसमें आपको कुछ बुक्स भी रेफ़र करूँगा। ठीक है, ये बुक्स आपकी एकेडमिक्स के लिए भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप फ्यूचर में कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो ओवरऑल आपको मैं बुक भी आपको रेफ़र कर दूँगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट, तो इसमें आपके कुल 5 यूनिट हैं। ठीक है, इसमें कितनी है, 5 यहाँ पे यूनिट आपकी आती हैं और इसमें जो है अलग अलग टॉपिक कवर होते हैं। तो समझते हैं क्या क्या टॉपिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट में कवर हो रहा है। तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले हमारा बताया जाता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं हम उसके बारे में जानते हैं कि क्या ये रिजिड है, क्या ये फ्लेक्सिबल है, क्या ये फेडरल है, यूनिटरी है, एकात्मक है या संघात्मक है। तो उसमें हम इसमें देखेंगे। सेकंड टॉपिक आता है इसमें स्पेशल एम्फेसिस शैल बी प्लेस्ड ऑन फेडरल स्ट्रक्चर। तो जो इसमें संविधान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हम देखेंगे इसमें। और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे कि कितने प्रकार की यहाँ पे जो है सरकारें होती हैं। और प्रेम्बल एंड द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर देखेंगे, संघात्मक है कैसा है ना। और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं आपकी, डिक्टेटरशिप हो गई, डेमोक्रेटिक हो गई, आपकी फेडरल हो गई। तो वो सब आप हम इसमें पढ़ेंगे। और प्रेम्बल जो होती है, प्रस्तावना जो होता है संविधान का, वो हम इसमें देखेंगे। और बेसिक फीचर्स देखेंगे इसमें संविधान का है कि एक आपका केशवचंद्र भारती का केस आया था जहाँ पे बेसिक फीचर का स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया गया था। तो क्या क्या प्रेम्बल में कहा गया है, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है नहीं आता है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो वो सब इसमें हम देखेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आता है इसमें प्रोविजन कंसर्निंग सिटीजनशिप। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी नागरिकता होती है संविधान में जो उसमें दे रखा है, तो उसके रिगार्डिंग संविधान क्या कहता है नागरिकता के बारे में, कि कौन कौन देश का नागरिक माना जाएगा। तो वो सब आपका थर्ड टॉपिक में इसमें कवर होता है। और इसी के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट हो जाती है कंप्लीट। फिर जो सेकंड यूनिट है इसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा यूनियन की और एग्जीक्यूटिव्स की हम बात करेंगे। तो पहला टॉपिक आपका बात करता है यूनियन पार्लियामेंट की, यहाँ पे बात करता है जिसमें आती है आपकी, जिसको हम कहते हैं संसद। ठीक है, इसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा इसमें आता है। और इसमें आपका एक भाग कौन होता है, आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इसमें होता है। तो कैसे संसद बनती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, क्या क्या इसके भाग होते हैं इसके, वो बात होता है। फिर इसमें बात करेंगे प्रोसीजर रिगार्डिंग इनेक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन, कि कोई भी विधि पारित करते हैं, कोई भी हम लॉ एनफोर्स करते हैं, तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है। कि क्या गवर्नमेंट एक बिल निकाल देती है, एक पेपर निकाल देती है, उस पर साइन करके उसको लॉ बना देती है, या फिर उसका एक प्रोसीजर होता है कि पहले लोकसभा या फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर वहाँ पर उसमें चर्चा होएगी, उसमें फिर उसको पास किया जाएगा, फिर वो दूसरा हाउस में जाएगा, फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा। तो एक प्रोसीजर होता है कोई भी लॉ पास करने का। ठीक है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, चाहे वो सिंपल आपको कोई भी एक्ट हो या फिर अधिनियम हो, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है यहाँ पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, कि जो मेंबर है पार्लियामेंट के, क्या उनको क्या क्या विशेषाधिकार मिले हुए हैं, उनको क्या क्या उसमें स्पेशल राइट्स उनको मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आपका टॉपिक 1 इसमें हो जाता है। ये हमने पढ़ा था यूनियन पार्लियामेंट। फिर हम देखेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव की हम बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव मतलब जाके कार्यपालिका होती है, उसकी हम बात करेंगे। उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसमें आपका राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो राष्ट्रपति को हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति कौन होता है, कैसे जो है उसकी शक्तियाँ होती हैं, क्या उसकी पोजीशन होती है, वो सब देखेंगे। उसकी क्या क्या शक्तियाँ होती है, उसमें हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी देखेंगे। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होता है, ये भी एक तरह से लॉ ही होता है, जो कि कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। तो राष्ट्रपति के पास होती है शक्ति ऑर्डिनेंस बनाने की। ठीक है, तो ये हम इसमें इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। तीसरा हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट, जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है।
ठीक है, मंत्रिमंडल जो होता है, हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री जो है कैसे नियुक्त होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट क्या होती है, उनकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है, उनकी रिपोर्टिंग किसको जाती है, वो किसको रेस्पॉन्सिबल होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है इसमें यूनियन जुडिशरी। तो जुडिशरी में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। देखिए, क्योंकि यूनियन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, कैसे सुप्रीम कोर्ट बनती है, कितने जजेस होते हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं और क्या क्या उनकी जुरिडिक्शन का क्षेत्र अधिकार क्या क्या रहता है, यहाँ पर हम ये सब पढ़ेंगे। तो जो बेसिकली जो यूनिट 2 है आपका, यूनियन के जो तीनों पिलर हैं कौन कौन से, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये होगा आपकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों की हम बात कर रहे हैं किसमें, यूनिट 2 में। तो ये होगी आपकी विधायिका जो विधि बनाता है, ये आपकी कार्यपालिका हो गई, और ये होगी आपकी न्यायपालिका। ठीक है, तो ये तीनों इसमें कवर कर रहे हैं हम यूनियन के लिए। तो यूनिट 2 मोस्टली आपका इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 3। यहाँ बात करता है फेडरल स्ट्रक्चर में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है उसकी बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो चूंकि हमारा जो देश है वो आपका फेडरल है, संघात्मक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शक्तियाँ बटी होती हैं किसमें, सेंट्रल और स्टेट में। ठीक है, सेंट्रल को समझते हैं जैसे कि आपका यूनियन ऑफ इंडिया हो गई, जो आपकी केंद्रीय सरकार हो गई, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, जो केंद्र होता है। और स्टेट हो गया आपका राज्य, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, या फिर मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, ये सब आपका होगा स्टेट। तो जो शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो केंद्र और राज्यों में बटी होती है। तो उसको हम देखते हैं, इसके टॉपिक 1 में देखेंगे हम। फिर इसमें देखेंगे टेरिटोरियल एंड ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जो शक्तियाँ बटी हुई हैं किसमें, केंद्र और राज्यों में, इसमें 2 तरीकों से बांट रखी हैं। पहला, एक तो क्षेत्र अधिकार को देखकर। ठीक है, तो जैसे कि केंद्र होगा, केंद्र अपने सेंटर में या फिर यूनियन टेरिटरीज में अपनी पावर वहाँ पे एक्सरसाइज करेगा, राज्यों में नहीं करेगा। और जो राज्य होंगे, स्टेट होंगे, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ अपने राज्यों में ही क्या करेंगे, वहाँ पे शक्तियों का अपना उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टेरिटोरियल मतलब कि क्षेत्र को लेकर जो है शक्तियों को वहाँ पे बांट रखा है कि तुम्हारे जो शक्तियाँ होंगी वो इस क्षेत्र तक रहेंगी, और जो राज्यों की शक्तियाँ होंगी वो इस क्षेत्र तक होगी। तो इनको क्या करा, लेकर इनको शक्तियाँ बांट दी। एक आती है इसमें टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिकल मतलब हो गया यहाँ पे आपके मुद्दों को लेकर, कि मुद्दों को लेकर यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। कैसे, जैसे कि इसमें 3 लिस्ट दे रखी हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, अनुसूची 7 में दे रखी है। ठीक है, तो जो लिस्ट 1 है उसको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है उसको हम कहते हैं स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 कहते हैं इसको कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, हम पढ़ेंगे अंदर इसमें। तो जो यूनियन लिस्ट में जो भी मुद्दे दे रखे होंगे, उन मुद्दों पे कौन कानून बना सकता है, उसमें बना सकता है आपका केंद्रीय सरकार। ठीक है, या फिर केंद्र उसमें कानून बना सकती है। जो लिस्ट 2 है स्टेट, उसमें कौन बना सकता है, उसमें आपके राज्य वहाँ पे कानून बना सकता है। उसमें फिर केंद्र जो है उसमें हस्तक्षेप या फिर इंटरफेरेंस नहीं करेगा। फिर तीसरा आता है आपका कंकरेंट लिस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, इसमें कानून बनाते हैं, कि दोनों मिलकर जो है विधि को यहाँ पे डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट मैटर। तो जब यहाँ पे हमने जो मुद्दे थे हमने बांट रखे हैं, क्या कि लिस्ट 1 में केंद्र बनाएगा, लिस्ट 2 में राज्य बनाएगा, और लिस्ट 3 में दोनों मिलके बनाएंगे। तो कौन कौन सी ऐसी स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें जो केंद्र है वो स्टेट के मुद्दों पे कानून बना सकता है। ठीक है, जब तुमने कह रखा है कि यहाँ पे शक्तियाँ बटी होंगी, तो फिर केंद्र अपना बनाए और राज्य अपने पे बनाए। पर ऐसी कौन कौन सी स्थिति हैं जहाँ पे केंद्र जो है राज्य के मुद्दों पे जो है कानून बना सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसमें कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसको हम डॉक्ट्राइन कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टेरिटोरियल नेक्सस थ्योरी, देखेंगे कि टेरिटोरियल नेक्सस थ्योरी क्या होती है, पिथ एंड सब्सटेंस थ्योरी क्या होती है, और डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है। तो ये कुछ सिद्धांत आएंगे जो कि इन मुद्दों से डील करेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से डील करता है।
तो उनको लेके कुछ सिद्धांत जो है कोर्ट के द्वारा दिए गए थे, तो वो ये 3 सिद्धांत यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, वो हम इस यूनिट में कवर करेंगे। सेकंड लास्ट आता है आपको यूनिट 4, ये बात करता है इमरजेंसी प्रोविज़न, जो आपातकालीन लगती है तो वो कैसे कैसे लगती है, क्या क्या जो है उसको लेकर प्रावधान यहाँ पे बता रखे हैं संविधान में, है ना। नेक्स्ट आता है आपका अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर संविधान में हमें संशोधन करना हो, संशोधन 3 तरीके से हो सकता है। पहला क्या हो गया, कोई भी चीज़ हमने जोड़ दी। दूसरा क्या हो गया, कोई भी चीज़ हमने हटा दी हमने, ठीक है, कैंसिल कर दिया, फिर सब्सट्रैक्ट कर दी। तीसरा आते हैं यहाँ पे हमने किसी को बदल दिया हमने, ठीक है। तो ये 3 तरीकों से क्या हो सकता है, यहाँ पे अमेंडमेंट हो सकता है। तो संविधान में अगर संशोधन करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। फिर इसमें भी एक सिद्धांत आता है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमने कहाँ पे जिक्र किया था, हमने इसका प्रियम्बल में भी जिक्र किया था बेसिक फीचर का, कि कोर्ट ने बताया कि जो आपकी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे कैसे डेवलप हुआ ये डॉक्ट्राइन, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल और टॉर्शियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट की हम बात करेंगे। तो राज्य की क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी और टॉर्शियस लायबिलिटी की हम बात करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि जब स्टेट जो है किसी भी एंटिटी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आती है, जैसे कि गवर्नमेंट के टेंडर हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट हो गए, तो उस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी बात होती है। और टॉर्ट होता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है, जब स्टेट की तरफ से क्या होता है, किसी भी लीगल राइट का वायलेशन होता है, ठीक है, किसी भी जो है विधिक अधिकार का क्या होता है, उसमें उल्लंघन होता है। तो इन दोनों में क्या स्टेट की लायबिलिटी रहेगी, राज्य की क्या उसमें उत्तरदायित्व रहेगा, हम उसको बात करेंगे। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, मतलब कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ट्रेड जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या वहाँ पे स्वतंत्रता मिली हुई है, क्या क्या उसमें रेस्ट्रिक्शंस है, हम उसकी बात हम करेंगे इस टॉपिक में। फाइनली लास्ट आता है आपका यूनिट 5, जिसमें हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे, कि जो हमारे भारत में इलेक्शन करवाते हैं, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो राष्ट्रपति के इलेक्शन हो, ठीक है, कोई से भी इलेक्शन हो, वो आपका कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है, जिसको हम ECI भी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर इसमें देखेंगे हम फाइनेंस कमीशन देखेंगे इसमें, कि जो कि भारत का जो भी फाइनेंस है उसको जो है नियंत्रित करता है, फाइनेंस कमीशन। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि आपका भारत का क्या हो गया, CA चार्टेड अकाउंट हो गया, तो ये इंडिया का CA होता है, सबसे बड़ी पोस्ट होती है CA की। नेक्स्ट आता है इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आप समझ सकते हैं कि मतलब जो एडवोकेट पद का सबसे ऊपर वाला पद है, वो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। जो गवर्नमेंट के जो भी मैटर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन ऑफ इंडिया के, तो उसमें कौन अपीयर होता है, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपीयर होता है, ठीक है, ये आपका एडवोकेट होता है। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो भी आपके केंद्र या फिर राज्य के अंतर्गत जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं, तो उनके जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो कौन कंडक्ट करवाता है, आपका पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है, जिसको हम PSC कहते हैं। अगर जैसे कि आपका यूनियन का है तो UPSC हो गया, अगर आपको उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन है तो उसको हम UP PSC कहते हैं, ठीक है। तो जो सर्विस होती है केंद्र या फिर राज्य के जो है अधीन, तो ये उनको देखता है, उनकी नियुक्ति को देखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल कमीशन फॉर SC ST, बात करते हैं। तो क्या होता है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो उनका जो है हित को बचाने के लिए या फिर उनको हित को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या होता है, एक नेशनल कमीशन बनाया गया है। ये एक आपकी संवैधानिक आपका क्या है, बॉडी है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक कमीशन बनाया गया है, एक तो बनाया गया आपका SC के लिए, एक बनाया गया आपका ST के लिए, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी बनाया गया है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा इसमें क्या रहेगा, SC ST का हमारा रहेगा। वैसे ऑलमोस्ट सबका सब सेम ही है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट आएगा इसमें इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ट्रिब्यूनल। तो क्या होता है कि जैसे कि कोई भी नदी है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में बहे, वो जो है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट में बह सकती है। तो अगर उस नदी को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है राज्यों के बीच, तो उसको जो है रिजोल्व करने के लिए क्या बनाया गया है, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन
ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। अब ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स एक तरह से आपकी कोर्ट की तरह ही होते हैं, जो कि किसी विशेष जो है उसको मुद्दे को वहाँ पे देखता है। जैसे कि आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है, और आपका हो गया कौन सा, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गया आपका। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे कि आपके एनवायरनमेंट के मैटर ही देखता है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जैसे आपका NCLT हो गया, तो वो आपका क्या देखता है? कंपनी के मैटर ही देखता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो वो आपका क्या देखता है? वो कंपनी के मैटर देखता है। या फिर आपका लेबर लॉ ट्रिब्यूनल हो गया, तो वहाँ पे लेबर्स के मैटर देखे जाते हैं। तो ये आपके ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो ये वाला ट्रिब्यूनल क्या है? वो आपका इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट को देखता है कि जो भी दो राज्यों के या फिर दो से ज़्यादा राज्यों के बीच में नदी को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो ये देखता है। ध्यान रखना है, इंटर स्टेट की बात करता है, इंटर कंट्रीज़ की बात नहीं करता है। जैसे कि हाल फिलहाल में क्या हुआ था, जो भारत ने क्या करा है, सिंधी नदी का पानी रोक दिया है पाकिस्तान में। तो क्या करा है वहाँ पे? वो आपका इंटर कंट्री का आपका मैटर है, वहाँ पे ये वाला वहाँ पे लागू नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे इसमें सेंट्रल एंड स्टेट सर्विस ट्रिब्यूनल की हम बात करेंगे कि केंद्र और जो आपका स्टेट सर्विस उसके ट्रिब्यूनल क्या है, कि जो भी इनके मैटर्स आते हैं सर्विस को लेकर, तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल है। तो ये सारे मुद्दे वो देखता है। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट है उसमें हम ये सब देखेंगे। देखने में काफ़ी सारा मैटर है, ठीक है, बट इसको हम ईजी वे में करते हुए चलेंगे क्लासेस में। तो ये आपका ओवरव्यू था सिलेबस का। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी आपको बुक लेनी चाहिए, ठीक है। ये आपका मेरा ओपिनियन है, आप चाहें तो कोई और सी भी ले सकते हैं, ठीक है। बट ये जो बुक होंगी ये आपकी जो है जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम है उनको में भी हेल्पफुल रहेगी। अगर फ्यूचर में आप कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम भी देते हैं तो उनकी तैयारी के लिए भी आपको वो हेल्पफुल रहेंगी। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक तो होता है इंग्लिश मीडियम के लिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो MP जैन आती है या फिर वो जैन पांडे ले सकते हैं, ठीक है। सेम आपका हिंदी वालों के लिए भी है, उनमें भी, क्योंकि जो MP जैन की बुक है और जैन पांडे की बुक है वो आपकी हिंदी में भी अवेलेबल है। तो MP जैन या फिर आप जैन पांडे की बुक भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इनकी लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इनमें से कोई सी भी बुक ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रोफेशनल वाली बुक चाहिए कि जिसमें काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाए तो आप MP जैन के लिए जा सकते हैं। बट ये काफ़ी कॉस्टली आपको पड़ जाएगी, बट इसमें मैटर बहुत सारा दे रखा है। बट अगर आपको सिंपल सा या फिर आपको एक बजट में आपको बुक चाहिए जो कि आपकी कॉम्पिटिशन में भी काम आ जाए, वो आपका JN पांडे मैं आपको प्रेफर करूँगा, ठीक है। आप JN पांडे के लिए जा सकते हैं, ईजी रहेगा, ईजी लैंग्वेज है इसमें, ठीक है। कंसेप्ट भी अच्छा समझा रखा है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं।